गाइस, राहु को कई बार गज या हाथी के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे कि हाथी में बहुत कुछ प्राप्त करने की पावर है, इसी तरह राहु में भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की पावर है। हाथी दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, राहु बैठना कहीं पे, पावर कहीं पर रखना। जहाँ पे राहु बैठा हुआ है वो है दिखाने के दांत। वो आपको वहाँ दिखाएगा कि यार 4th हाउस में बैठा हुआ हूँ तो 4th हाउस जैसा शायद मैं हूँ, लेकिन उसके खाने के दांत, उसकी रियल स्ट्रेंथ अपने से 3rd हाउस में वो रखता है, अपने से 3 हाउस आगे वो रखता है। जिस इंसान को राहु की एनर्जीज को हार्नेस करना है कि मेरा राहु मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मुझे ये जानना है, शुभ है अशुभ है, तो आप राहु से 3रे हाउस को देखिए। अगर वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली राहु आपके लिए शुभ है, नो मैटर कि राहु अशुभ हो ही नहीं सकता। और अगर वो हाउस अच्छा मैटर नहीं कर पा रहा है, वर्क नहीं कर पा रहा है, तो राहु आपके लिए अशुभ है। सेकंड थिंग, राहु जहाँ पे भी बैठा हुआ होता है वहाँ से 3rd हाउस में अपनी पूरी स्किल्स और स्ट्रेंथ को डाल देता है। वो कहता है मेरी पूरी पावर मेरे से 3 हाउस आगे रहेगी हमेशा। अगर कोई पर्सन उस पावर को हार्नेस कर ले, उसको बाहर निकाल लाए, उसको मैनिफेस्ट कर ले, उस एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश करे, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे, तो पर्सन बहुत समस्याओं से बाहर आ जाता है। लेट्स से राहु इज इन द 4th हाउस, ये विल से कि भाई मदर, हेल्थ, फैमिली, ये सारे डायमेंशंस। लेकिन राहु ने अपने आप को हाइड करके रख रखा है अपने से 3 हाउस आगे, जो कि 6th हाउस है, हाउस ऑफ हेल्थ इशूज़। अगर ये राहु आपके लिए अच्छा है तो मदर को हेल्थ इशूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, और अगर ये राहु थोड़ा सा भी मैलेफिक हुआ तो मदर को हेल्थ इशूज़ दे देगा। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? वाले सेशन के माध्यम से हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, और वो क्या है, प्लैनेट राहु को 12 हाउसेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि राहु एक्चुअल में अपनी स्ट्रेंथ को रखता कहाँ पे है। प्लैनेट राहु जिसने ईश्वर को भी जो है धोखा देने की कोशिश करी है, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ वहीं पे रखेगा जहाँ वो बैठा हुआ होता है? गाइस, जब भी प्लैनेट्स की बात होती है तो 9 प्लैनेट्स में सबसे स्मार्ट पावर जो है वो राहु के पास है। राहु अपनी स्मार्ट पावर का यूज़ करता रहता है और अपनी स्ट्रेंथ को चार्ट के अंदर विभक्त रखता है, चार्ट के अंदर अलग अलग हाउसेज के अंदर स्टोर रखता है। आप राहु को उस हाउस से समझने की कोशिश करते हो जहाँ पे वो बैठा हुआ है, एंड वहाँ से आप राहु की अंडरस्टैंडिंग बनाते हो कि राहु की क्या पिक्चर मेरे चार्ट के अंदर चल रही है। लेकिन राहु ये शुभ है या अशुभ है, ये राहु आपको किंग मेकर बना सकता है या नहीं बना सकता है, ये इस हाउस से ही पता नहीं लगेगा, क्योंकि राहु अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ पे रखता ही नहीं है जहाँ पे वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पे अपने वो बेसिक बिहेवियर को रखता है, अपने एटीट्यूड को रखता है। आप राहु को 3rd हाउस में देख के ये समझ सकते हो कि पर्सन की जो विल पावर है बहुत ऊपर हो सकती है, लेकिन ऐसे ही पर्सन जिनका राहु 3rd हाउस के अंदर है वो फैमिली के प्रेशर में आके कई बार ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जो कि उनकी लाइफ की पूरी ग्रोथ को, जर्नी को जो है प्रभावित करता है, पीड़ित कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहु ने अपनी स्ट्रेंथ को उस हाउस में रखा हुआ नहीं था। राहु ने अपनी शक्तियों को विभाजित कर रखा है, अलग अलग हाउसेज के अंदर वो पुट करके रखता है। और इस सेशन के अंदर जब हम जिस हाउस की हम बात करने जा रहे हैं वो है 3rd हाउस फ्रॉम प्लैनेट राहु। ऐसे जीवन के विभिन्न डायमेंशंस को शेप करता है, प्रभावित करता है। 11th हाउस के अंदर भी प्रभाव होता है प्लैनेट राहु का। राहु और केतु का एक्सेस भी होता है। राहु और केतु आपको ये भी बताते हैं कौन पर्सन आपका है, कौन पर्सन आपका नहीं है। ये वो मिस्टिकल प्लैनेट्स हैं जिनके पास आप कह सकते हो कि अगर नेक्स्ट लाइफ और प्रीवियस लाइफ की चाबी है तो इस जीवन के अंदर विभिन्न जो डायमेंशंस है उनकी चाबी भी ये लेके बैठे हुए हैं। ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास राशियाँ आप कहोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि राशियाँ हैं नहीं हैं, उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं, लेकिन नक्षत्र इनके पास है। एक ऐसी ऊर्जा जो कि आपको कंफ्यूज कर देती है, कम्स टू राशि, कम्स टू उच्च की राशि, नीच की राशि। लेकिन जब नक्षत्रों की बात आती है तो राहु के नक्षत्र को आप लेते हो और आप इन प्लैनेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर आपको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन जब भी सोलर एक्लिप्स लगेगा आपको राहु एंड केतु दोनों की पावर का, इंटेंसिटी का अंदाजा लग जाएगा कि यार ये बड़ी इंटेंस प्लैनेट है, ये तो दिखाई देते हैं, ये तो नेचुरल चीज़ें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन, द इल्यूजन, द डिल्यूजन दे क्रिएट कि है या नहीं है, इसी के ऊपर आधी फाइट जो है वो चलती रहती है। तो हमारा क्या एक्सेप्टेंस है इसके ऊपर? हमारा एक्सेप्टेंस है दैट राहु जहाँ पे बैठा हुआ होगा वहाँ से वो अपनी एनर्जी को और हाउसेस के अंदर बांट के रखता है। वो कहता है कि यार मेरी ये एनर्जी मुझे उस टाइम चाहिए होगी, ये एनर्जी मुझे उस टाइम चाहिए होगी, ये एनर्जी मुझे इस वर्क के लिए चाहिए। तो राहु 5th हाउस में है एंड यू फील कि भाई राहु 5th हाउस में आपको शेयर स्टॉक की तरफ ले जा सकता है, ठीक बात है। लेकिन अगर आप 5th हाउस से 3 हाउस आगे देखोगे तो 7th हाउस आएगा। दिस राहु इज इंडिकेटिंग कि ये 5th हाउस में बहुत पॉजिटिव हो सकता है अगर पर्सन को एक राइट पार्टनर एट अ राइट टाइम मिल जाए। अगर वो शनि की एनर्जीज को चैनलाइज कर ले, और शनि की एनर्जीज को चैनलाइज करने का मतलब है कि वो जॉब में भी है प्लस वो शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। और अगर उसने सूर्य की एनर्जी चैनलाइज कर ली जो कि नीच का होता है इन द 7th हाउस, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब आपको इस सेशन ऐसा लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट राहु, शनि, सूर्य, सब चीज़ों को इस पर्सन ने मिला दिया है, तो पावर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अदरवाइज इतने एस्ट्रोलॉजी के सेशंस हुए, करोड़ों लोगों ने देखे हैं, सब कुछ हुआ है अब तक, तो हम सुपर पावर हो जाते। बट द गेनिंग द पावर इज नॉट दैट ईजी। उसके लिए आपको डीप में जाना होगा, आपको समझना होगा कि वो प्लैनेट व्यवहार कैसे करता है। कोई 3rd पर्सन कभी भी आपको कुछ समझाने नहीं आएगा। ये ट्रू रियलिटी है गाइज, ट्रू रियलिटी है कि कोई किसी को नहीं पड़ा हुआ है कि दिस पर्सन A B C इसके जीवन के अंदर कुछ बदल जाए।
आपको बदलना होगा। इट इज़ यू हु आर देयर टू चेंज योर लाइफ। कैसे बदल सकते हैं आप? इन सेशंस को देख के अंडरस्टैंडिंग बना के कि यार ये एनर्जी मुझे चाहिए, ये एनर्जी से मुझे बचना है। अब वही एनर्जी अगर आपको मैच मेकिंग में आ गई, रिलेशनशिप में आ गई, प्रोफेशन के अंदर देखने को मिल गई, तो थोड़ा उससे बचना चाहिए। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो उसके साथ चले जाना चाहिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक वे ऑफ लिविंग जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजी देने की कोशिश करती है मल्टीपल टाइम्स और ऑल द टाइम्स। कैसे मिल पाएगा? प्लैनेट राहु को समझ के। राहु क्या है, राहु की कथा, राहु की एनर्जीज, इन सबसे आप परिचित होंगे कि भाई राहु क्या क्या कर सकता है। ये एक ड्राई प्लैनेट है, डार्क प्लैनेट है। ये एक्चुअल में तो एक मैग्नेट है। जैसे कि कॉस्मिक मैग्नेट्स होती हैं ना, जिस प्लैनेट के साथ बैठे उस जैसे होलिए। तो कभी कोई लोग पूछते हैं भाई राहु क्या है, हम लाइक राहु क्या नहीं है। अगर सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य बन जाएगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा बन जाएगा, मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल बन जाएगा। उसी प्लैनेट की रूपरेखा, उसी प्लैनेट के एनर्जीज को ये कंज्यूम कर लेता है। लेकिन ये उस प्लैनेट की शैडो मात्र है, ये उस प्लैनेट की रियलिटी नहीं है। तो इफ मून इज देयर और राहु इज देयर, मून एंड राहु का कंजंक्शन है, तो उस पर्सन के चार्ट के अंदर एक्चुअल में 2 मून काम कर रहे हैं, 2 चंद्रमा है। इसीलिए उसको फ्लक्चुएशंस कम्स टू थिंकिंग के लिए जो पैरालिसिस हो जाता है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ द डार्कनेस और व्हाट इज़ द एआई जो आज के समय हो रहा है। द रियलिटी वर्सेस द एआई, रियलिटी वर्सेस द वर्चुअल रियलिटी, कि भाई ये हो क्या रहा है। आप समझ नहीं पाओगे। द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय अ ह्यूमन काइंड, मैन और अ रोबोट। दिस इज़ वॉट राहु डू। ये है वो काम जो राहु करता है। राहु का ग्रीन कलर से बहुत विशेष संबंध है। इसीलिए आज के समय में हम देखते हैं राहु की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र से। वहाँ से राहु की उत्पत्ति, राहु के बारे में बात कही गई है कि द 3rd हाउस से राहु का जन्म हुआ, जो कि कालपुरुष की कुंडली में मिथुन में आती है। इसीलिए राहु अपनी पावर को भी अपने से 3rd हाउस में रखता है। और ये जो आज आया है ना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए या कलर क्रोमा की एंड ऑल, ये भी जो भी सारी चीज़ें हैं ये पहले से एग्जिस्ट करती है। पहले से बताया कि भाई राहु और बुध का कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। बुध ग्रीन कलर है, तो राहु अगर ग्रीन से और मिल जाएगा तो अपने आप को और एक्सपेंड कर लेगा। तो राहु के कलर सिस्टम के अंदर भी हम कलर थेरेपी में जब हम बात करते हैं तो राहु इज़ अ प्लैनेट जिसको बिल्कुल आप कह सकते हैं जो मैट कलर होता है ना वो पसंद आता है। उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, कोई ना लाइन हो, बिल्कुल एक ही रंग का वो कलर हो, ताकि ये अपना पूरा कैनवास, अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर पुट कर सके। और यही केतु का इससे विरोध है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको बहुत सारी लाइंस चाहिए अपने कपड़े के ऊपर। तो कलर थेरेपी की हम कभी बात करेंगे एंड देयर यू विल सी कि एक ही कलर के चेंज से पर्सन की रियलिटी, उसके इंटरव्यूज, उसकी मैरिज, उसके रिलेशंस, इन सब में कितने गहरे चेंज आ सकते हैं जस्ट चेंजिंग द कलर। केवल कलर को बदल के इतने परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि BPHS सेज कि भाई जो जेमस्टोन होते हैं वो जेमस्टोन एक्चुअल में उनकी कलर की फ्रीक्वेंसी है और कुछ नहीं है। कई बार लोग जो है चिंतित हो जाते हैं ये नकली होगा या असली होगा। आप उस कलर के साथ अगर कनेक्ट हो गए, ट्यून इन आपने कर लिया, तो फिर कोई भी समस्या की बात नहीं है। तो मूल इज़ वॉट? मूल इज़ द कलर। मूल इज़ वॉट यू सी फ्रॉम योर आईज, जो आप आंखों से देखते हो। और आंखों की जब बात आती है तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि राहु की जो दुश्मनी है ना वो चंद्रमा सूर्य से है, जिन दोनों के पास आंखें हैं। बट राहु एक ऐसा प्लैनेट है इन द नक्षत्र ऑफ शतभिषा, राहु के पास हजारों आंखें हैं, उसके पास भी आंखों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मल्टीपल चीज़ें। राहु एक ही चीज़ को नहीं देख पाता, फार साइटेड नहीं है कि एक ही चीज़ पे वो फोकस लगा पाए। जहाँ पे भी बैठेगा उस हाउस में और उससे 3rd हाउस के अंदर मल्टीपल चीज़ें देखने की कोशिश करेगा, एक से ज़्यादा चीज़ें देखने की कोशिश करेगा। और यही पॉइंट इसका कई बार डार्क बन जाता है। राहु सिटिंग इन द 4th हाउस, सिंपल प्रेडिक्शन के रूल होंगे कि भाई ऐसा घर होगा, L शेप का घर होगा जिसमें रहते हो, घर के बैकवर्ड हाउस में रहते हुए होगे, बैकवर्ड मतलब पीछे के हिस्से में रहते हो, घर के आसपास कुछ ना कुछ खाली हो सकता है, कुछ ड्राई हो सकता है, कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। राहु ऐसा ही प्लैनेट है जो कि अनकन्वेंशनल घर को बना देता है। तो घर के पूरा स्ट्रक्चर अनकन्वेंशनल होगा, टूट फूट के बना है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वास्तु के साथ अलाइन नहीं हो पाता है। आप कह सकते हो कि मदर की पर्सनालिटी में राहु है तो मदर डोमिनेंट हो सकती है। ये बात आपने कह दी। अब यही राहु 4th हाउस में किसी पर्सन के लिए अच्छा है और किसी पर्सन के लिए बेकार है। कैसे? क्योंकि 4th हाउस से आगे 3 हाउस आपको चलना होगा, आपको मिलेगा 6th हाउस। अब ये 6th हाउस है हेल्थ इश्यूज़ का, और राहु के पास कितनी आँखें हैं? मल्टीपल आँखें हैं। तो मदर ऐसी हो सकती है जिनको इश्यूज़ ये हर समय दिखाई देते हों। घर ऐसा हो सकता है जिसमें घुसते ही आपको लगे यार इसमें कितनी सारी कमियां हैं, कितने सारे इश्यूज़ हैं इसके अंदर। तो राहु अपनी स्ट्रेंथ को अपने से 3rd हाउस के अंदर रखता है। अगर ये राहु शुभ हो गया, सो द पर्सन विल नॉट सी ऑल दोज इश्यूज़। वो दूसरे के घर में जाएगा तो उसको ये समस्याएं दिखाई देंगी, और पर्सन बहुत अच्छा ऐसा पर्सन बन सकता है जो कि हाउस होम रिलेटेड काम कर रहा है। और अगर यही राहु मैलेफिक हो गया तो वो खुद के ही घर के अंदर लगा रहता है, कभी उसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता। तो एक ही प्लैनेट,
एक ही एनर्जी बट उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, उसके डिफरेंट डिफरेंट आयाम, उसके व्यवहार करने का तरीका अलग अलग हो गया। अब अगर ऐसा पर्सन आपके पास आएगा तो आप इसको क्या कहोगे, क्या उपाय कर, क्योंकि राहु के उपाय गाइस हर तरह के उपाय होते हैं। बिलीव मी, आपको मैं ऐसा उपाय बता सकता हूँ राहु का जो कि परफॉर्म ही शमशान के अंदर किया जाता है और लोग करते हैं। आपको ऐसा लगे अच्छा ये भी अरे करते हैं लोग उसे। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो शमशान में होने वाले उपायों को भी मान लेता है, चलो ठीक है यार ये भी मेरे लिए वर्क करेगा, क्योंकि ये अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा उपाय बताओगे जो कि थोड़ा सा ईजी हो, थोड़ा सा किया जा सके, ऐसा नहीं हो जिससे पर्सन डर जाए। और वो क्या हो सकता है कि भाई आप चने का आटा ले लीजिए, आप थोड़ा सरसों का तेल ले लीजिए और काले तिल ले लीजिए, बना के इनको जो बॉल्स होती हैं ऐसी बना लीजिए और उनका 41 दिनों तक दान करते रहिए कंटिन्यूस। ये एक सामान्य उपाय हो सकता है। अब इससे राहु क्या संतुष्ट हो पाएगा? हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग, पर्सन की थिंकिंग अनकन्वेंशनल से कन्वेंशनल होने लगेगी। वो और जैसे सोचने लगेगा, वो बाहर जाएगा रोज इस उपाय को करने, वो एक डिसिप्लिन बना पाएगा। तो इस तरह से राहु को आप उस हाउस में जिसमें वो बैठा हुआ है उससे थर्ड हाउस में अप्लाई करके ज़्यादा समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। ओके दिस प्लैनेट इज एक्चुअली वर्किंग लाइक दिस, ये यहाँ से इस तरह से काम कर रहा है। तब आप उसकी एनर्जी को हार्नेस करोगे, एनर्जीज को निकाल पाओगे। अदरवाइज फॉलोइंग द नंबर, दिस नंबर, दैट नंबर, ये वो सब कुछ, ये सब क्रिएटेड बाय प्लैनेट राहु है। What Rahu will do, it will take you from round to round to round, but will never let you touch the one prediction point और one जो फंडा है उसको नहीं पकड़ने देगा। सर्प आपने देखा कैसा होता है, इधर उधर घूमता रहेगा, बट जहाँ पे खजाना है वो नहीं बताएगा। तो खजाना है कहाँ पे? Where's the real treasure lies? तो ट्रेजर जो है वो राहु से थर्ड हाउस में है। कैसे ये वर्कआउट करता है? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको इंग्लिश के कैप्शंस, आपको टाइमलाइन, आपको पूरी ट्रिक्स एंड टिप्स के पार्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। सो जस्ट अपनी टाइमलाइन पे जाइए, समझिए कि राहु अपने से थर्ड हाउस में कैसे चलता है। आई नो राहु इज़ अ रेट्रो प्लैनेट, एस्पेक्ट को थोड़ा उल्टा लेना चाहिए, बट द 11th हाउस थिंग उसको भी हम डील करेंगे। हमें पता है कि थर्ड हाउस कब मैटर करता है और 11th हाउस 10th हाउस ये कब मैटर करते हैं, हर सभी एक्टिवेट नहीं होते। तो नाउ विद दिस राहु इन द फर्स्ट हाउस, राहु इन द फर्स्ट हाउस डू वॉट? राहु इन द फर्स्ट हाउस पर्सन को थोड़ा अनकन्वेंशनल बनाता है। वो ऐसा बना देता है कि मैं सामान्य नियम सिस्टम्स जो है ना, जो सोसाइटी में चल रहे हैं, इनको फॉलो अप नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ, मेरा अलग तरीका व्यवहार है। प्रेडिक्शन पॉइंट में आप सीधा सीधा कह सकते हो भाई तुम्हें कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है इस लाइफ में। और वो कैसे हो सकती है? फेस पे दिखाई देगी, टीथ में गैप दिखाई देंगे, टीथ रिलेटेड इशूज़ दिखाई देंगे। कुछ ऐसी आदतें लगा सकता है राहु जिसको, जैसे कुछ खाने वाले होते हैं ना जिनके दांतों में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स जो है विद द टाइम स्टार्ट हो जाती है। दिस इज व्हाट राहु डू इन द फर्स्ट हाउस। बट यही राहु इन द फर्स्ट हाउस आपको किंग मेकर बना सकता है, क्योंकि लगन ने, पर्सनालिटी ने, तन ने पूरा राहु के साथ कनेक्शन सेटअप कर लिया है। सो राहु इज लाइक आपका जो बॉडी है इसकी प्रेजेंस ऐसी होगी जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। तो कई बार हम कहते हैं ना कि यार पर्सनालिटी पर्सन की ऐसी है कि इसको कुछ आए ना आए, लेकिन इसके साथ अगर आप बात करोगे 2 मिनट तो ये आपको अपने साथ वो कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करता हुआ दिखा देगा कि यार हाँ हम दोनों जो है वो किसी एक लाइन पे एक जैसे हैं। तो राहु इन द फर्स्ट हाउस, राहु जैसी एनर्जीज आपकी बॉडी में, पर्सनालिटी में फ्लो करने लगती हैं और थोड़ा सा पर्सन अनकन्वेंशनल हो जाता है अपनी अप्रोच में। उसे सामान्य काम, सामान्य अप्रोच, सामान्य सिस्टम, सामान्य तरीका जो है वो पसंद नहीं आता। वो कहता है नहीं यार थोड़ा अलग होकर चलेंगे, थोड़ा हटके चलेंगे, थोड़ा कुछ नया करके चलेंगे इस जीवन के अंदर। सो दिस इज व्हाट राहु डू इन द फर्स्ट हाउस। लेकिन इसने अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रखा है और वो कहाँ पे है? वो थर्ड हाउस फ्रॉम प्लैनेट राहु है। तो अगर फर्स्ट हाउस में आपका राहु बैठा है तो रियल में आपकी स्ट्रेंथ तो तीसरे हाउस से आती है। इसीलिए फर्स्ट हाउस के राहु को आप कहते हो कि ये विल पावर बहुत ऊपर कर देता है। ये पर्सन को सिबलिंग्स में एल्डेस्ट यंगेस्ट बना देता है। ये पर्सन के सिबलिंग्स का उसके प्रति व्यवहार जो है वो चेंज करके रख देता है। और अगर ये राहु शुभ आपका है, पॉजिटिव आपका है, तो आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने ऐसे भी चार्ट देखे हैं कि मैरिज के इशूज़ आ रहे हैं, राहु इन द फर्स्ट हाउस मैरिज के इशूज़ देता है। मतलब सिबलिंग ऐसे हैं जो कि पर्सन को सपोर्ट करते हैं, वो पर्सन को क्वेश्चन नहीं करते, टीज नहीं करते, उसको इशूज़ नहीं देते। इससे उसकी विल पावर और अप हो जाती है, उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। शॉर्ट ट्रैवल पर्सन करने लग जाता है और जितनी छोटी यात्राएं करता है उतने नए नए कनेक्शंस जो है बिल्डअप कर लेता है। तो बिजनेस की तरफ पर्सन आराम से चला जाता है। जिस सिटी में जन्म लिया है उसी में सफलता पर्सन ले सकता है विद राहु इन द फर्स्ट हाउस। ये सब ये करता है अगर ये शुभ हो तो। और अगर ये अशुभ हो गया तो क्या करेगा? ये हमेशा आपको थर्ड हाउस रिलेटेड इशूज़ देगा। और थर्ड हाउस रिलेटेड इशूज़ क्या होंगे? आपके अंदर एक समुद्र है, एक ओशन है आइडियाज़ का, थॉट्स का। आप सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन आपकी विल पावर कमज़ोर कर देगा, विल पावर को ख़त्म करके रख देगा। आपकी मैस्कुलाइन जो पावर होती है उसको रोक देगा। पर्सन अपने ही लूप्स के अंदर अटक जाएगा कि यार खुद के ही ट्रॉमास जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे।
सिबलिंग्स में आपकी पोजीशन को कमज़ोर कर देगा और कहीं ना कहीं ये आपके कॉज ऑफ थर्ड हाउस आई थिंक सो कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ में जो पर्सन होते हैं उसके सिबलिंग्स जो है उसके आपके जो भाई बहन है वो आपको टीज करने लग जाए, क्वेश्चन करने लग जाए, ये पोजीशन ला देता है। या फिर आपकी मैरिज की एज है एंड यू फिगर आउट कि समथिंग रियली वेरी स्पेशल हैपेंड इन द लाइफ ऑफ योर सिबलिंग्स। भाई बहनों के जीवन के अंदर कुछ बहुत स्पेशल हो जाता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो शुभ है या अशुभ है इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट थर्ड हाउस की एक्टिवेशन ही राहु की रियल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के लेके आती है। तो अगर किसी का फर्स्ट हाउस में राहु है तो एक पिक्चर ऐसी बनती है कि आपको दो प्लैनेट अपने साथ हमेशा रखने हैं, वो है बुध और प्लैनेट सूर्य। ये दोनों साथ रहेंगे, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। बुध और सूर्य मीन्स सरकार में आपका कनेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट फंड, मतलब सरकार से आपका जितना कनेक्ट बनेगा बेस्ट है। और उसी के साथ साथ जॉब प्लस कोई बिजनेस अगर आप इस्टेब्लिश कर लो वो भी बुध से रिलेटेड और आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान दे लो तो आपकी लाइफ की 90% इश्यूज़ जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही एंड अप हो जाएंगे, वैसे ही उनको हो जाएंगे कि यार अब ये है ही नहीं। सो दिस इज़ वॉट राहु डू व्हेन सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। ये वो करता है, ये उसकी रियल स्ट्रेंथ है, ऐसे वो अपने आप को वर्कआउट कराता है। फर्स्ट हाउस का राहु आपको स्पोर्ट्स में ले जा सकता है क्योंकि थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन, थर्ड हाउस इज द विल पावर, फर्स्ट हाउस इज द लगन, द बॉडी, नॉट द पर्सन बट द बॉडी। तो बॉडी और विल पावर जितनी ये तेज़ी से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स में बहुत ग्रोथ दे सकता है, जिम्स के अंदर बहुत ग्रोथ दे सकता है, मॉडलिंग एंड ऑल में बहुत ग्रोथ आपको लाके दे सकता है। इसी के साथ साथ यही राहु आपको ऐसे काम करवा सकता है जो कि अनकन्वेंशनल हो। एकदम से आपने देखा होगा ना, एकदम से किसी पर्सन ने कोई रेल के नीचे आ रहा था या फिर कोई कुछ कर रहा था और भाग के उसने उसका जीवन बचा लिया और वो फेमस हो गया। दिस इज़ द वन अलाइनमेंट जो कि वो करती है, आपको एकदम से फेमस करने की पोजीशन राहु के पास है। और कैसे करेगा? जैसे ही आप अपनी पूरी विल पावर उसको सरेंडर कर देते हो। दो प्लैनेटों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य और बुध। अगर ये चार्ट में पीड़ित हो गए तो ये राहु होता हुआ भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको आप देखिएगा कि कहीं ये पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। और अबाउट द उपाय, तो आपको कुछ उपाय जो है इस सेशन के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है उसके अंदर मिल जाएंगे। और बेस्ट उपाय आई थिंक सो कि फॉर द प्लैनेट राहु द चने की दाल, सरसों का तेल एंड काले तिल, इनकी बॉल बना के आपको जो है वो डोनेट करनी चाहिए। जितना खिलाओगे पिलाओगे, लगन, तन मतलब शरीर, जितना उसको बिल्डअप कराओगे और लोगों के लिए, उतनी ही ये राहु आपकी भी हेल्प करेगा, आपका भी बेटरअप करेगा। तो अब दिस इज़ द फर्स्ट उपाय। सेकंड में हम बात करते हैं, राहु इज़ इन द सेकंड हाउस। राहु सेकंड हाउस में बैठ के क्या करता है? राहु सेकंड हाउस में बैठ के एक्सपेंशन करता है, परिवार को, पैसे को, धन को, सम्मान को, संपत्ति को, सबको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। राहु आपको नए नए वेज देता है, आइडियाज़ देता है कि यार फैमिली की लेगेसी को कैसे और ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसको कैसे और मजबूत करना है, कैसे लाइफ में और इन्जॉयमेंट चाहिए और कैसे लाइफ को और इन्जॉय करना है। ये वो काम है जो राहु इन द सेकंड हाउस करता है। सीधे शॉर्ट प्रेडिक्शन के पॉइंट हो सकते हैं कि भाई राहु इज इन द सेकंड हाउस, आपकी फैमिली में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है वो हो सकती है। मेल में एक मतलब मेल एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकल के आ सकती है व्हेन राहु इज इन द सेकंड हाउस। सेकंड बात क्या होगी कि आपके ग्रैंडफादर जो है उन्होंने घर चेंज करा होगा, घर शिफ्ट करा होगा या गांव से उठ के शहर में आए होंगे। उनकी एक मॉडर्न अप्रोच जो है टुवर्ड लाइफ रही होगी और फैमिली की भी एक अप्रोच जो है थोड़ी मॉडर्न अप्रोच दिखाई देती है, दैट स्टार्ट्स विद द ग्रैंडफादर। थर्ड थिंग अबाउट राहु इन द सेकंड हाउस कि यहीं पे बैठा हुआ राहु फैमिली के आप कह सकते हो कि फैमिली के अंदर लड़कों की संख्या, द बॉयज़ की संख्या को डिक्रीज करने लग जाता है, कम करने लग जाता है। और एक ना एक इशू ऐसा जरूर देगा जिसमें किसी की मैरिज में या किसी के रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जो हैं वो बनी हुई होंगी, लगी हुई होंगी। जब आप अपने गाँव जाते हो या फिर अपने उस प्लेस में जाते हो जहाँ से आप लोग आए हो बाहर, तो यू विल फिगर आउट कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई खाली प्रॉपर्टी या कोई ना कोई खाली कोई सामान या कोई कुआं एंड ऑल ऐसी चीज़ें जो हैं वो हैं हमारे गांव में, हमारे घर के आसपास, हमारे खेतों के आसपास। तो ये पोजीशंस राहु इन द सेकंड हाउस बना के सीधा सीधा देता है। पर्सन की अप्रोच है कि लेगेसी को वापस लेके आना है, ये उसकी अप्रोच है। आंखों से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है। और सेकंड में आप कह सकते हो कि यही प्लैनेट राहु इन द सेकंड हाउस आई से रिलेटेड इश्यूज़ और टीथ से रिलेटेड इश्यूज़ दोनों को बनाने की पूरी ताकत रखता है। अब बात आती है कि क्या ये राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है। राहु अगर आपके लिए शुभ होगा ना गाइस, तो राहु अपनी एनर्जीज़ को अपने से थर्ड हाउस में रखता है। तो दिस इज़ योर हाउस, सेकंड हाउस में राहु है, उससे 3 हाउस आ गए आप देखोगे तो 4th हाउस। तो आई विल आस्क यू द सिचुएशन ऑफ योर 4th हाउस, तब मैं आपसे कहूँगा कि राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अगर ये राहु आपके लिए शुभ है तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में इन्वेस्ट करना चाहोगे, जो कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहोगे। ऐसा
कुछ चेंज करना चाहोगे अपने घर के अंदर, दैट योर फैमिली और योर हाउस स्टैंड्स डिफरेंट, बहुत अलग तरीके का दिखाई देता है। पूरा आपका पैसा जो है वो जनरेट होने लग जाएगा आपके घर के ही माध्यम से, द फोर्थ हाउस से। तो कई बार तो पर्सन को घर से बाहर ही नहीं जाना पड़ता, वो कुछ ऐसे काम, ऐसे वर्क इस्टेब्लिश कर लेता है जो कि उसके घर में आराम से हो सकते हैं। रेंट मतलब घर, मतलब कुछ कोई कमरा हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, उसको किराए पे देना, या फिर बहुत चीज़ों को स्टोर करके रखना घर में। तो ऐसे बिजनेस की तरफ राहु इन द सेकंड हाउस आपको लेके जा सकता है व्हेन पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव होगा। और अगर यही नेगेटिव हो गया तो ये फोर्थ हाउस की अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। और कैसे कम करेगा कि भाई हमारे तो अभी भी द फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी एंड ऑल, इनके अंदर डिस्प्यूट्स लगे हुए हैं, लीगल केसेस अभी भी चल रहे हैं, वही चीज़ें अभी सेटअप नहीं हो पा रही हैं। ये इश्यूज राहु दे सकता है सिटिंग इन द सेकंड हाउस, क्योंकि वो फोर्थ हाउस को वर्क ही नहीं करने दे रहा ना, उसको चलने ही नहीं दे रहा। तो आपको देखना होगा कि क्या फोर्थ हाउस वर्क कर पा रहा है, क्या आपकी बड़ी फैमिली आपकी मदर को एक अमाउंट ऑफ सपोर्ट या अमाउंट ऑफ वो इज्जत जो है वो दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। इफ़ दे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट द मदर, ये आपकी मदर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो अंडरस्टैंड कि राहु इज़ नॉट वर्किंग इन माई फेवर, ये मेरे लिए काम नहीं कर पा रहा है, मेरे लिए ये अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो कब राहु आपके लिए अच्छा करेगा? वैन आप चंद्रमा को और जुपिटर को अपने साथ रखने लग जाओ। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही कहता हूँ कि इफ राहु इज़ नॉट सपोर्टिव प्लैनेट फॉर यू, फोर्थ हाउस को डिस्टर्ब करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा? द सस्टेनेबिलिटी, द सपोर्ट द मदर शुड गेट, जो उनको मिलना चाहिए था बड़े परिवार से, वो उनको नहीं मिल पाता है। परिवार को ऐसा लगता है कि कितने भी अमाउंट ऑफ पैसा द इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी सेक्टर, उससे उनको ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वो अपने घर का यूज़ नहीं कर पाते हैं बिजनेस के लिए। घर में इतने डिस्प्यूट लगा देगा कि आप 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा इनका यूज़ ही नहीं कर पाओगे। यू फील कि यार क्या है समस्या इसके अंदर, यहाँ पे वो राहु समस्या है, दिखाई नहीं देगा। ओके, इट इज़ जस्ट नॉट कनेक्टिंग विद द फोर्थ हाउस, बट इट गॉट, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ वहीं पे लगा के बैठा हुआ है। तो वो बहुत कुछ स्पेशल यहाँ पे कर सकता है। और कई बार हार्ट के साइड का पूरी फैमिली को एक बार आपको अपनी बैक हिस्ट्री देखनी चाहिए, पैटर्नल बैक हिस्ट्री देखनी चाहिए कि क्या सब कुछ सिचुएशंस वहाँ पे ठीक थी। इट जस्ट इज़ अ इंडिकेशन। और अगर ऐसा है कुछ, अगर मैलेफिक आपको दिखाई देता है, वो कहते हैं राहु इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मी, देन व्हाट? अगर ये फेवरेबल नहीं है तो यू शुड डू सम रेमेडीज। राहु के उपाय करने चाहिए, राहु के बीज मंत्रास का जाप करना चाहिए, राहु के लिए दान करने चाहिए। हर दिन राहु काल आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जिस दिन राहु काल जिस समय हो, क्योंकि चेंज होता रहता है राहु काल, द 8th पोर्शन, द 8th पार्ट ऑफ अ डे इज द राहु काल। उस समय आपको उपाय करने चाहिए। उस समय उपाय क्या हो सकता है? कुछ भी आप उस समय दान कर दो, अपने घर से उठा के सेकंड हाउस थोड़ा सा पैसा लो, बिस्कुट आप खरीद लाया, कुछ भी ऐसा जो कि सेकंड हाउस है, वो अगर आप दान कर देते हो तो राहु वर्कआउट करने लग जाएगा अच्छी तरह से। दिस इज द प्लैनेट दैट कैन टर्न यू टू द किंग, राजा बना सकता है, बट विद द प्री कंडीशंस कि भाई इसकी स्ट्रेंथ सपोर्टिंग यू और जस्ट डिस्टर्बिंग यू। ओके, गॉट इट। अब राहु इन द थर्ड हाउस। गाइस, तीसरे हाउस से राहु की उत्पत्ति होती है। जब भी राहु यहाँ पे पोजीशन होगा, वो आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करेगा। वो आपसे कहेगा भाई जो चाहिए ना तुम्हें वो मुझसे ले जाओ। आपको एक मैनिफेस्टेशन की पावर के बारे में आपने सुना होगा कि भाई जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर लो, वो पोजीशन है राहु इन द थर्ड हाउस। क्या है जो आपके पॉजिटिव ट्रेड्स बन के निकले हैं? वो है आपका कम्युनिकेशन साइड, वो आपका बिहेवियर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपका मैग्नेटिज्म है जो आपके अंदर फैला हुआ है ना, कि यार एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है मेरी, जिसको चाहूँ अपनी तरफ खींच लूँ, जिसको चाहूँ अपनी तरफ पुल कर लूँ। ये होता है राहु इन द थर्ड हाउस से। अब बात है कि राहु इन द थर्ड हाउस सिटिंग है, बट क्या ये राहु पूरी स्ट्रेंथ को बाहर दिखा पाएगा? सिंपल प्रेडिक्शन पॉइंट क्या हो सकता है कि भाई सिबलिंग्स में यंगेस्ट एल्डेस्ट बना देगा। अराउंड मैरिज या मैरिज के 1 से 2 साल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली हो जाएंगे। और कॉज ये राहु इन द थर्ड हाउस है, मिस्टिकल चीज़ों की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहेगा। फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छे अलाइनमेंट है। बट ये राहु अपने आप को बाहर कब निकालेगा? क्या राहु ने अपनी सारी स्ट्रेंथ थर्ड हाउस के अंदर रख रखी है? ऐसा नहीं है। उसने अपनी स्ट्रेंथ को रखा हुआ है 5th हाउस के अंदर, जो कि थर्ड से थर्ड है। फॉर मोर आप एक बार बेसिक को चेक करिएगा, स्टार्ट से इसे चेक करिएगा। तो राहु इन द थर्ड हाउस वर्कआउट तब ज़्यादा कर पाएगा जब आपका 5th हाउस एक्टिवेट है। 5th हाउस इज अबाउट रिलेशनशिप, 5th हाउस इज अबाउट एजुकेशन, 5th हाउस इज अबाउट योर चाइल्ड, एंड 5th हाउस इज अबाउट द सपोर्ट यू हैविंग फ्रॉम योर फादर। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो ही राहु थर्ड हाउस का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा और आपके लिए एक शुभ राहु बन के निकलेगा। तब आप उससे जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हो। और अगर ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं है तो ये राहु कुछ भी देने की पावर थर्ड हाउस में बैठ के नहीं रखता है। मैंने थर्ड हाउस के राहु वाले ऐसे लोग देखे हैं जो कि फैमिली के प्रेशर में आके जो कहो आप वो काम कर जाए।
उनकी विल पावर एक्टिवेट ही जब होती है जब उनका 5th हाउस चैनलाइज्ड हो, जो कि रिलेशनशिप को दिखाता है, जो कि एजुकेशन को दिखाता है। तो अगर आपकी हायर एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं एंड आपका वहाँ कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, आप विश्वास करते हो अपने पर्सन के ऊपर, तो यू फील लाइक कि भाई तीसरे हाउस का राहु जो है मुझे बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। दिस हैपन्स विद प्लैनेट राहु। जिस हाउस के अंदर जाके बैठता है उससे 3rd हाउस में ही अपनी स्ट्रेंथ को रखता है, वहीं से ही अपने आप को शुभ और अशुभ बनाता है, मैलेफिक और बेनिफिक बनाता है। बेनिफिक अगर बन गया चाइल्ड होने के बाद, बच्चा होने के बाद पर्सन जो है फॉरेन ट्रेवल कर लेता है, वो अपने स्टैंड और स्ट्रांगली ले पाता है। उसको ये लगता है यार मेरी सारी स्ट्रेंथ जो है वो इस बच्चे से सीधी सीधी कनेक्टेड है। 5th हाउस इंट्यूशन का भी है, तो उसको लगता है इंट्यूशन से मेरी स्ट्रेंथ जो है वो सीधी सीधी निकल के आती है। जितना आप अपने 5th हाउस के ऊपर वर्क करोगे उतना राहु इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। और अगर राहु पे आप सीधी अप्रोच करोगे ना, तो राहु आपकी पकड़ में आने वाला प्लैनेट नहीं है। यू विल फील कि मैं कम्युनिकेशन को बेटर करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखूँ, बट मैं आपसे कहूँगा कि आपको इंट्यूशन पे जाना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही आपकी ट्रू स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, रियल स्ट्रेंथ है। सो दिस इज व्हाट राहु इज इंडिकेटिंग इन द 3rd हाउस। 5th हाउस पे काम करोगे बहुत कुछ मिलेगा, सपोर्ट फ्रॉम फादर होगा, कोई भी रिलेशनशिप आएगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी स्ट्रेंथ को अपलिफ्ट ही करने की कोशिश करेगा। और अगर यही चीज़ें नेगेटिव में आ गई तो संतान प्राप्ति में दिक्कत दे देगा, रिलेशनशिप के चलने में दिक्कत दे देगा, और एजुकेशन को बड़ा डाउन फेज में डाल देगा कि एजुकेशन जो है वो हो ही नहीं पा रही है, ब्रेक्स आ रहे हैं बार बार। दिस हैपन्स विद द 3rd हाउस राहु, तीसरे हाउस के राहु से। कौन से वो प्लैनेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? प्लैनेट बुध एंड प्लैनेट सूर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। अगर ये चार्ट के अंदर पीड़ित हो गए, बिगड़ गए, तो आप ये समझिए स्ट्रेंथ बहुत 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 नीचे डालने की कोशिश प्लैनेट राहु खुद ब खुद कर देता है। अगर हम बात करें 4th हाउस की, कि राहु इज इन द 4th हाउस, गाइस बिलीव मी, राहु को 4th हाउस की पोजीशन बहुत पसंद है। बिकॉज राहु इज अ प्लैनेट जो कि सुख भोगना चाहता है, आनंद की तरफ जाना चाहता है। राहु की पूरी व्यवस्था यही है कि जो अमृत निकला है उसका मैं पान कर लूँ, अमृत को पी जाऊँ। 4th हाउस से बहुत अमृत निकलते हैं, 4th हाउस से बहुत संसाधन उसे मिल जाते हैं। तो राहु इज व्हाट? राहु इज द स्मार्ट पावर। उसको संसाधन चाहिए, रिसोर्स चाहिए। मेरे पास आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, अगर मुझे रिसोर्स मिल जाए तो मैं उनको बहुत कुछ कर दूँ, उनसे बहुत कुछ डेवलप करूँ। लाइक माइक इज़ द रिसोर्स, आई गॉट कम्युनिकेशन पावर। तो अगर वो मुझे मिल जाएगा तभी मैं अपनी स्ट्रेंथ को अपलिफ्ट कर पाऊंगा। सो दिस हैपन्स विद राहु इन द 4th हाउस। सिंपल प्रेडिक्शन के पॉइंट क्या हो सकता है कि भाई पर्सन जो है एल शेप के घर में रहता होगा, घर के बैकवर्ड हिस्से में रहता हुआ होगा, और घर थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा, उसमें बार बार मरम्मतें एंड ऑल चलती रहती होंगी, और घर के आसपास भी कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। लेकिन रियल चीज़ें जिससे आपका जीवन चेंज होगा वो ये है कि यहाँ पे पर्सन को हमेशा लगता रहता है कि उसके पास आइडियाज़ बहुत हैं, थॉट प्रोसेस उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसकी अप्रोच बड़ी मॉडर्न अप्रोच है। इश्यूज़ क्या है कि उसके पास रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है। तो जब उसे माइक चाहिए था उसके पास माइक नहीं था, जब उसे लाइट चाहिए थी तो उसके पास लाइट नहीं थी, जब उसे बाइक चाहिए थी तो उसके पास बाइक नहीं थी। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो कि जब भी मुझे जो चाहिए था वो उस समय वहाँ था ही नहीं। तो इट्स नॉट मी हु इज़ वीक, इट इज़ एक्चुअली डेस्टिनी ने उन चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। मदर के साथ कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और उसी के साथ साथ कई बार मदर से एक तरह का डिस्प्यूट, एक तरह से दूरी भी बना सकता है। अब आप कहेंगे आप दोनों बातें कह रहे हो, कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, दूरी भी बना रहा है। यही राहु का बेसिक वर्क है। राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है। आप राहु को 4th हाउस में देख रहे हो, मैं राहु को एक्चुअल में 6th हाउस में देख रहा हूँ, क्योंकि 4th हाउस में बैठा राहु एक सामान्य इंसान के लिए तो 4th हाउस में है, बट एक प्रो इंसान के लिए वो 6th हाउस की एनर्जी निकाल के ला रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तो रखी 6th हाउस में रखी है। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस रोगों का, शत्रुओं का हाउस है। तो आप अगर अपनी मदर से पूछोगे तो मदर ने शत्रुओं से, रोगों से बहुत बैटल्स लड़ी हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस करा है। किस चीज़ को उन्होंने फेस करा है? आप कहते हो ना साइकोलॉजिकल वॉर हो रही है, कि उनके खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही थी। वो अकेले हो गए, और हेल्थ इश्यूज़ में भी, नर्व रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, जो नसों से संबंधित समस्याएं होती है, उनको बहुत ज़्यादा फेस किया गया है सिटिंग राहु इन द 4th हाउस। तो हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। हमने कहा कि राहु एक्चुअल में तो 6th हाउस में अपनी स्ट्रेंथ को रखता है। अगर ये राहु आपके लिए पॉजिटिव चलेगा तो यू आर समवन जो कि पहले अपने दुश्मनों को ख़त्म करेगा, पहले उन साइकोलॉजिकल वॉर्स को एंड करेगा, पहले अपने घर में चल रही जो साइकोलॉजिकल वॉर है, इसने उससे कह दी, उसने उससे कह दी, इन सब चीज़ों को रोकेगा, ख़त्म करेगा। और जब भी ये राहु पावर में आता है, स्ट्रेंथ में आता है, तो एक चीज़ कन्फर्म होती है, जातक नेटिव जो है अपनी भुआ जो होती है, उसकी जो भुआ पक्ष है, उससे या तो कोई डिस्प्यूट होता है या उनको पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब भी ये राहु स्ट्रेंथ में आता है, पावर में आता है, और इसके बाद आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी, टर्न ले लेगी, बदल जाएगी। सो दिस सेम राहु इज पॉजिटिव अगर ये सारे इवेंट आपके जीवन में हो गए हैं। और मैलेफिक हो सकता है अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हो कि भाई ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड एक्चुअली दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी। तो क्या करना होगा? तो उपाय करना होगा, राहु को हेल्प करनी होगी, राहु को उसको वो चीज़ देनी होगी जो वो चाहता है,
जो उसकी रियल में लुकिंग है। अगर आप राहु के उपाय कर लेते हो तो ये वन अलाइनमेंट ऐसी अलाइनमेंट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के दे सकती है, आपके घर में सुख ला सकती है बाय क्लियरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। राहु इन द 4th हाउस, सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यार कोई कंपटीशन है जो तुमसे फाइट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा परिवार जो है स्ट्रेस में है, परेशान है। चाहे वो सरकारी एग्जाम का कोई कंपटीशन हो, या फिर हेल्थ इश्यूज़ का कोई कंपटीशन हो, या विदेश जाने का कोई कंपटीशन हो, क्योंकि राहु इन 4th हाउस विदेश ट्रैवल के लिए बहुत बेस्ट अलाइनमेंट है। करा कैसे सकता है 3rd हाउस फ्रॉम प्लैनेट राहु, वो कैसे वर्कआउट कर रहा है, उसके अंदर प्लैनेट्स कैसे हैं, कौन से वो प्लैनेट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुध और वो है चंद्रमा। ये 2 प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे ये होंगे चार्ट के अंदर, उतना पोटेंशियल आपके चार्ट से निकल के आएगा। और पहले आपको क्या करना है, पहले उन दुश्मनों को, उन एनिमीज़ को फिगर आउट करके आपको ख़त्म करना है, उनके ऊपर कंट्रोल लाना है। जितना आप अपने एनिमीज़ के ऊपर कंट्रोल लेके आओगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। देयर यू गोना फील कि मेरे पास आइडियाज़ भी थे, थॉट प्रोसेस भी शानदार था, इट जस्ट दुश्मन मेरे कंट्रोल में नहीं थे, बस एक इशू था। तो अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़, ऐसे इश्यूज़ जिसमें आपको अपने दुश्मन का ही पता नहीं है, कौन है, हिडन है, वो आपकी बुराई कर रहा है, तो ये सब फिगर आउट करने चाहिए। इफ़ राहु इज़ इन द 6th हाउस, क्या आप कह सकते हो, सॉरी राहु इज़ इन द 5th हाउस, व्हाट यू कैन से अबाउट राहु इन द 5th हाउस। राहु 5th हाउस की ऊर्जाओं को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत शानदार अलाइनमेंट है, कम्स टू शेयर स्टॉक मार्केट, बेस्ट अलाइनमेंट है। राहु ऐसा प्लैनेट है जो कि रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है सब कुछ। वो पंचम भाव में बैठेगा, रिस्क लेगा, सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। 5th हाउस क्या है, 5th हाउस शेयर स्टॉक मार्केट है, 5th हाउस आपका धन है, 5th हाउस आपकी इंट्यूशन है, 5th हाउस आपकी रिलेशनशिप, आपकी एजुकेशन है, और 5th हाउस से ही आपकी जॉब सिक्योरिटी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। 1 बाय 1 अगर हम चलें तो राहु इन द 5th हाउस जॉब सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, राहु इन द 5th हाउस शेयर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, राहु इन द 5th हाउस कहीं ना कहीं आपको फॉरेन ट्रैवल दिला सकता है रिलेटेड टू एजुकेशन। भाई एजुकेशन वीज़ा पे विदेश चले गए, ये करता है राहु इन द 5th हाउस। बट अब यहाँ पे कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, उनको लगेगा यार ये पर्सन इतनी बातें कह रहा है, मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ना होने का रीज़न इज़ कि राहु अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ रखता ही नहीं है जहाँ वो बैठा हुआ होता है। तो एक सामान्य इंसान राहु को 5th हाउस में देखता है, बट एक प्रो इंसान, समझदार इंसान राहु को 7th हाउस में समझता है। वो देखता है कि राहु ने अपनी स्ट्रेंथ तो 7th हाउस में रख रखी है। अब 7th हाउस के अंदर क्या आता है, पार्टनरशिप। 7th हाउस से पॉलिटिक्स आती है। पंचम भाव का राहु, आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ दीजिए, बहुत ऊंची ग्रोथ देगा। पंचम भाव का राहु पार्टनरशिप में कुछ करिए, ऊंची ग्रोथ देगा। यही इंडिकेट करता है कि राहु आपके लिए शुभ है या नहीं है। आपको अच्छे पार्टनर मिल जाए अगर, तो ये राहु बहुत शुभ है। अगर आप पॉलिटिक्स में सही समय पे चले जाते हो तो ये राहु बहुत शुभ है। अगर आप मैरिज में सही समय में एंटर कर जाते हो तो ये राहु बहुत शुभ है। अगर आपका पर्सन ऐसा है जो पूरी तरह आपके टुवर्ड डिवोटेड है तो ये राहु बहुत अच्छा है। और अगर यही सब चीज़ें नहीं हुई तो यही राहु आपकी ग्रोथ को रोक देगा। 5th हाउस का राहु प्रेडिक्शन पॉइंट तो सिंपल होता है। सिंपल क्या है कि भाई संतान पक्ष में इश्यूज दे सकता है, पर्सन को शेयर स्टॉक की तरफ डाल सकता है, रिस्क टेकर हो सकता है पर्सन। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि कैसे इस राहु की पावर को हार्नेस करा जाए, बाहर निकाला जाए। आप तब बाहर निकाल सकते हो जब आप इसे 7th हाउस के ट्रेड्स दे दोगे। 7th हाउस कहता है पार्टनरशिप करो यार, 7th हाउस कहता है रिस्क लो, 7th हाउस कहता है अपने आप को हमेशा बैलेंस में रखो। तो अगर 5th हाउस में आपका राहु है तो आपको 2 से 3 बैंक अकाउंट बना के रखने चाहिए और सब में पैसा रखना चाहिए। एक में ही रखोगे तो चीटिंग होके और वो सब चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएंगी। एक पर्सन पे ट्रस्ट, एक पर्सन की व्यवस्था, एक पर्सन की अप्रोच जो है वो खतरनाक हो सकती है व्हेन राहु इज इन द 5th हाउस। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा गाइस। सो दिस इज फॉर राहु इन द 5th। अगर हम राहु इन द 6th की बात करें कि राहु इन द 6th कैसा हो सकता है, राहु इन द 6th आप अपने बर्थ चार्ट को बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि आपका राहु 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 11th हाउस में हो। यहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो दुश्मनों के ऊपर विजय दिखाता है। एनिमीज़ को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। एनिमीज़ आपके प्रभाव क्षेत्र के अंदर रहते हैं, आपके कंट्रोल के अंदर बने रहते हैं। इसी के साथ साथ 6ठे हाउस में या वर्गों में कभी कभी राहु को अंधा कहा जाता है कि भाई यहाँ पे ये अंधा हो जाता है। दिस अंधा वर्ड एक्चुअली इंडिकेटिंग कि राहु यहाँ पे इल्यूजन का खुद शिकार हो सकता है या आपको एक्सट्रीम इल्यूजन का शिकार कर सकता है। पर्सन रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्या सही है क्या सही नहीं है, इन सब के सेंस को लूज कर देता है, खो देता है। और कैसे खो देता है कि हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं। पर्सन को लगता है यार एकदम से हेल्थ इश्यूज आते हैं और एकदम से वो चले जाते हैं। दुश्मन समझ नहीं आते कि दुश्मन रियलिटी में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दिस पर्सन इज माई एनिमी, दैट पर्सन इज माई एनिमी। जिस पर्सन से आज सलाह ले रहा है, एडवाइस ले रहा है, 2 दिन बाद कहता है यार यही पर्सन जो है वो ठीक नहीं था। ये इश्यूज यहाँ पे राहु इंडिकेट करता है। जिस भी हाउस में होता है उसको
एक्सट्रीम कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपकी मदर की फैमिली साइड को या फिर आपके एनिमीज़ की संख्या को ये राहु इंक्रीज कर सकता है सिटिंग इन द 6th हाउस। और समटाइम्स उनके साथ आपके जो रिलेशंस होते हैं उनको भी टर्मोइल में डाल देता है, खराब कर देता है। ये हुई राहु की प्रिडिक्शन के पॉइंट। विदेश यात्रा करा सकता है राहु इन द 6th हाउस। लेकिन राहु की स्ट्रेंथ को कैसे हार्नेस करा जाए, राहु की पावर को कैसे बाहर निकाला जाए। राहु से 3rd हाउस देखिए, 6th हाउस में आपका बैठा हुआ है। तो एक सामान्य इंसान के लिए तो राहु 6th हाउस में है, बट एक प्रो के लिए राहु एक्चुअल में 8th हाउस में वर्क कर रहा है। तभी मैंने आपसे कहा था हिडन डार्क, इसीलिए इसे कहते हैं अंधा, क्योंकि अष्टम भाव अंधी एनर्जी है, उसमें डेप्थ है, बहुत गहरा है, रिसर्च का हाउस है, दिखाई नहीं देता। तो 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा, आपकी रियल स्ट्रेंथ बन जाएगी। इन डेप्थ रिसर्च करना, PhD कर लेना, मास्टर कर लेना, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी स्किल को मास्टर करने वाले जो लोग होते हैं उनका राहु 6th हाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने मास्टर कर लिया इस हाउस को। इसी के साथ साथ ऑकल्ट के प्रैक्टिशनर होते हैं जिसने उस एनर्जी को मास्टर कर लिया है, ऑकल्ट को मास्टर करके बैठे हुए हैं, तांत्रिक एनर्जीज को मास्टर कर लिया है, एस्ट्रोलॉजी को मास्टर कर लिया है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस पर्सन ने शुरू से ही सीख ली हैं और उसको ऐसा लगता है यार मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से निकल के आता है, कहाँ से बाहर निकल के आता है। लेकिन यही राहु आपको डिटैच कर सकता है, आइसोलेशन में डाल सकता है। तो कई बार क्या होगा कि ऐसे लोग आपको आइसोलेटेड दिखाई देंगे, अलग दिखाई देंगे, डिटैच दिखाई देंगे। और इनको सबसे बड़ी समस्या जो है वो चंद्रमा से आती है, जो कि इनके इमोशंस का प्लैनेट है। मदर के साथ रिलेशंस वो टर्मोइल में आ जाते हैं, या फिर इन लॉज। तो बहुत बड़े, बहुत पावरफुल, बहुत इन्फ्लुएंशियल इन लॉज या तो आपको मिल जाएंगे, या फिर कम्स टू इन लॉज का पार्ट और मैरिज सस्टेनेबिलिटी, उसको ये टर्मोइल के अंदर डाल देगा। तो राहु की पावर को हार्नेस करना है तो हार्नेस कहाँ से होगी, कहाँ से वो आपके कंट्रोल में आएगी? वो आएगी 8th हाउस से आपके कंट्रोल में। जितना आप 8th हाउस को अपने लाइफ के अंदर इंक्लूड करोगे, जो कि 6th हाउस से 3rd है, उतनी लाइफ आपकी ईजी होती चली जाएगी, लाइफ बेटर होती चली जाएगी। कोई भी कंपटीशन फाइट करना है, इन डेप्थ रिसर्च करिए, उसके बारे में पहले एनालिसिस करिए, पूरा उसको समझने की कोशिश करिए। सीधा जंप मत कर दीजिएगा। इफ़ यू जस्ट एंटर आउट सीधा, तो एक साल जहाँ पे तैयारी करोगे, दूसरी साल वही उसी इंस्टीट्यूट की बुराई करोगे कि यार ये गलत था। जॉब सिक्योरिटी, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो पहले से ही एक बहुत स्ट्रेच लेके स्टडी कर लीजिए उस पर्टिकुलर हाउस की, उस पर्टिकुलर डायमेंशन की, तभी वो आपको मिल पाएगी। सो दिस हैपेंस विद राहु इन द 6th हाउस कि ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन 8th हाउस की एनर्जी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ऑकल्ट प्रैक्टिस करना, या फिर ऑकल्ट को प्रैक्टिस करना, या फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी लाइफ जा किस तरफ रही है। अदरवाइज 6th हाउस का ही राहु कई बार लाइफ को ऐसा कर देता है जिसमें पर्सन को समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ जा किस तरफ रही है, क्योंकि आइसोलेटेड कर देगा, मैरिज में डिले कर देगा, मैरिज के इशूज़ ला के दे देगा। सो दीज थिंग्स हैपन्स विद राहु इन द 6th हाउस। ये अपने आप को अपने से 3rd में एक्टिवेट करता है। थोड़ा सा लेंदी सेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड ऊर्जाएं आपको रियल सॉल्यूशन देगी। और हमारी कोशिश है कि आपको रियल सॉल्यूशन मिले। आप वही बातें ना करते रहें रिपीट करके कि भाई राहु 6th हाउस में ऐसा हो सकता है। 8th हाउस की एनर्जी इंक्लूड कर दोगे, लाइफ बेस्ट है। 8th हाउस की एनर्जी हटा दोगे तो लाइफ जो है वो टर्मोइल्स के अंदर आके फंस जाएगी। दिस हैपेंस विद द राहु इन द 6th हाउस। कई बार ये आपको होता है ना मैजिकल इश्यूज, जो कि ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, डार्क मैजिक, ये सब चीज़ें वो भी यहाँ पे चलती हुई रहती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु इन द 7th हाउस। गाइस, जिस भी हाउस के अंदर राहु बैठता है, राहु सारी लैम्पलाइट को वहीं सेंटर्ड कर देता है। तो रिलेशनशिप, मैरिज, ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ सीधा सीधा कनेक्ट बना पाएंगे। यू विल फील कि राहु जो है 7th हाउस में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, तो वो चीज़ों को अनकन्वेंशनल बनाने की पूरी कोशिश करता है। वो आपसे मैरिज में कहेगा कि नहीं यार, पिशाच मैरिज की तरफ चलना चाहिए, एक से अधिक रिलेशनशिप्स को जो है ट्राई करके देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे डिफरेंट पर्सन्स आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो राहु इन द 7th हाउस रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है, यस करता है। ये रिलेशनशिप्स के अंदर डिस्टेंस को भी इंडिकेट करता है, ये अनकन्वेंशनल रिलेशंस को इंडिकेट करता है। ये आपको बताता है कि मैरिज में डिले आना एंड ऑल बहुत कॉमन सी चीज़ है। पर्सन का थॉट प्रोसेस, उसके आइडियाज़ जो है टुवर्ड द 7th हाउस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कुछ अलग ही तरह के बाहर निकल के आते हैं, कुछ अलग ही, कुछ एक्सेप्शनल तरह के होते हैं। राहु 7th हाउस में, जो कि शनि की उच्च राशि है, तो 7th हाउस शनि की उच्च राशि कनेक्टेड विद राहु, इट मीन्स कि पर्सन को इस सर्विस की तरफ ले जा सकता है। जॉब करने की प्रबल संभावनाएं राहु इन द 7th हाउस में इंडिकेट करता है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप में आप आराम से जा सकते हो, बिकॉज यू आर समवन जो कि अपनी तरफ से मैक्सिमम इन अ पार्टनरशिप देना चाहता है। केतु इन द लग्न, केतु आपके लग्न के अंदर है। अब बात आती है कि कैसे इस राहु के एनर्जी को आप अपने बेनिफिट में यूज़ करोगे। तो एक सामान्य इंसान के लिए तो राहु इज इन द 7th हाउस, बट फॉर अ प्रो पर्सन राहु इज एक्चुअली इज इन द 9th हाउस। राहु 9वें भाव के अंदर है। कैसे वो 9वें भाव में है? राहु अपनी एनर्जी को हमेशा अपने से 3rd हाउस के अंदर रखता है। वो कहता है कि मैं अगर 7th हाउस में बैठा हूँ तो मेरी एनर्जी तो 9th हाउस के अंदर है, मेरी मूल ऊर्जा 9वें भाव के अंदर है।
और मूल ऊर्जा जब नवम भाव में होगी तो नवम भाव के ट्रेड्स आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे करेंगे? 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर गुरु, 9th हाउस इज अबाउट योर फादर, 9th हाउस इज अबाउट योर डेस्टिनी, अबाउट योर भाग्य। तो 7th हाउस का राहु 9th हाउस के साथ जब कनेक्ट करता है तो सम टाइम गाइज थोड़ा नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा, बट टुवर्ड द टीचर किसी तरह के या गुरु किसी तरह के क्रश होता है ना, किसी तरह के कनेक्शन को ये इंडिकेट कर देता है। अ पर्सन जस्ट कनेक्टेड, उनकी तरफ वो जाना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। 7th हाउस के राहु से ये इंडिकेट होता है, ये दिखाई देता है। 9th हाउस का राहु पावर है, मतलब 9th हाउस की एनर्जी जो है वो पावर है। तो यू आर समवन जो कि अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस से भी किसी तरह की पावर की डिमांड रखते हो कि भाई इसके पास भी किसी न किसी तरह की पावर हो, और पावर आपको पता भी नहीं लगेगा यार मेरा राहु तो 7th हाउस में, पावर कहाँ से आ गई। फिजिकल रिलेशन होते हैं तो समझ में आता, बट एक्चुअल में पावर इज द बेसिक डिमांड ऑफ दिस प्लैनेट राहु, इसकी वो बेसिक डिमांड है। तो कोई भी ऐसा पर्सन दिखाई देगा जो कि अपने वर्क का एक टॉपर है, अपने वर्क में एक लीडर की तरह है, एक पावरफुल पर्सन दिखाई देता है, तो उसकी तरफ नेचुरल अट्रैक्शन दिस राहु यहाँ से निकल के आता है। एंड कई बार लोगों को कंसर्न होता है कि 7th हाउस में राहु है, अरेंज मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैक्सिमम केसेस में ये अरेंज मैरिज दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसने अपनी स्ट्रेंथ को नवम भाव में रखा है, जो कि हाउस ऑफ अध्यात्म भी है और हाउस ऑफ सोसाइटी भी है, समाज का हाउस है। तो 7th हाउस में बैठा हुआ राहु समाज के साथ कनेक्शन चाहता है, सोसाइटी के साथ कनेक्शन चाहता है। तो ये लोग ऐसे नहीं दिखाई देंगे जो बाहर से आपको विद्रोही दिखाई देता है ना, कि दुश्मनों की तरह समाज को ट्रीट करते हैं या उसके खिलाफ हो जाते हैं फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द मैरिज। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके इनसाइड में ये सब चीज़ें चल रही है, बट टुवर्ड सोसाइटी इनकी एक न्यू अप्रोच होती है, एक डिफरेंट फेस मास्क लगा के ये घूमते हैं। इन्होंने एक मास्क लगा रखा है, सोसाइटी से सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते कि भाई अरेंज मैरिज हो तो अरेंज मैरिज हो जाए, बस जो है नवम भाव वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर इनका कनेक्शन विद द फादर इज गुड, अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फादर डेफिनेटली इनकी मैरिज के फ्रंट में इन्फ्लुएंस डालते हैं। इनके टीचर, इनके गुरु जो है वो मैरिज के डायमेंशन की तरफ इन्फ्लुएंस डालते हैं। और पार्टनरशिप करने में अगर किसी भी पावरफुल पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप करोगे तो आपका राहु बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। और जब ये राहु अपने आप को एक्सपेंड करेगा तो आपकी मल्टीपल डिज़ायर्स कंप्लीट हो सकती हैं। आपके चार्ट में जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत प्रबल तरीके से काम करने लगेगा, और सप्तम भाव इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि विल फील लाइक कि भाई चीज़ें जो है वो आराम से ईजीली आराम से हो रही हैं, अपने आप ही आराम से तरीके से हो जाती हैं। क्योंकि नवम भाव पावर का हाउस है, नवम भाव गुरु का हाउस है, तो गुरु के साथ की गई पार्टनरशिप सदा लाभदायक रहेगी। और गुरु का किया गया विरोध ही समस्याओं की मूल जननी बन के बाहर निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ जुपिटर इन योर बर्थ चार्ट। आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी तरह होना चाहिए। इफ जुपिटर इज रेट्रो, जुपिटर इज अस्ते है या नीच का है, चार्ट की आधी स्ट्रेंथ डाउन हो गई, राहु की स्ट्रेंथ डाउन हो गई। तो राहु ने अपने आप को ऐसा प्लेस करा है कि उसको दो प्लैनेट उसके साथ चाहिए, शनि मीन्स जॉब और जुपिटर मीन्स सोसाइटी। और अगर ऐसे लोगों के पास कितनी भी जॉब सिक्योरिटी हो, कितनी भी अच्छी जॉब हो, अगर इनका नवम भाव अच्छा नहीं है, दैट इज सोसाइटी, तो दे फील लाइक कि भाई कुछ भी नहीं है, लाइफ में कुछ है ही नहीं। इनको यही महसूस होता रहेगा विद राहु इन द 4th हाउस। तो इस तरह से हमेशा एक प्लैनेट वही रिजल्ट नहीं देता जहाँ वो बैठा होता है, उसकी अप्रोच अलग होती है। वो कहता है यार मैं अपने आप को कहीं और छुपा के रखूंगा, जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। इफ राहु इज इन द 8th हाउस, राहु अगर अष्टम भाव के अंदर है तो गाइस अष्टम भाव, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, ये वो हाउसेज हैं जहाँ आप चाहोगे कि आपका राहु प्रेजेंट हो। आप चाहोगे क्योंकि इन हाउसेज से राहु का सीधा एक कनेक्शन दिखाई देता है। राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है, 8th हाउस मिस्टिकल है। राहु एक इन डेप्थ में जाने वाला प्लैनेट है, 8th हाउस बहुत इन डेप्थ का है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको नई नई चीज़ें सीखना पसंद है। तो इन दोनों की वाइब्रेशंस जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, और वाइब्रेशन का कनेक्ट होना ही इन एरियाज़ को आपकी स्ट्रेंथ दिखा देता है। राहु 8th हाउस में दिखाई देगा। सीधा थिंग इज़ कि पर्सन PhD कर सकता है, स्कॉलर हो सकता है, JRF का एग्जाम दे सकता है, टीचर हो सकता है। वो ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अनकन्वेंशनल अप्रोच रखता है व्हेन कम्स टू द अष्टम भाव। तो जहाँ पे और लोगों को बहुत टाइम लग जाता है किसी चीज़ को समझने में, दिस पर्सन विद राहु इन द 8th हाउस बहुत ईजीली उस चीज़ को समझ सकता है, आराम से समझ सकता है। पर्सन को बुक्स पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अष्टम भाव मिस्टिकल चीज़ों का, टैरो रीडिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट हो गई, आप कह लीजिए और किसी भी तरह की प्रैक्टिस हो गई, उन सब की तरफ पर्सन का जो इंटरेस्ट है बहुत गहरे तरीके से आ रहा है, और ये कंटिन्यूस आता रहता है, बना रहता है। लेकिन राहु अपने आप को वहाँ नहीं रखता जहाँ पे वो पोजीशन है, जहाँ वो बैठा हुआ है। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरा राहु इज इन द 8th हाउस है, तो मैं ये सारे प्रेडिक्शन पॉइंट कहने के बाद एक ही बात कहूँगा कि आपको इस राहु की अगर एनर्जी को निकालना है बाहर और ये जानना है कि राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है, तो आप एक्चुअल में तो अपने 10th हाउस को देखें, क्योंकि राहु जहाँ होता है वहाँ से 3 हाउस आगे वो अपना प्रभाव दे के रखता है। उसकी रियल स्ट्रेंथ तो उससे 3 हाउस आगे बैठी हुई है,
और 3 हाउस आगे आप जाओगे तो आपको 10th हाउस मिलेगा। 10th हाउस इज व्हाट, जॉब सिक्योरिटी। राहु इन द अष्टम, पर्सन से जॉब सिक्योरिटी की पूछेगा, जॉब की पूछेगा, समस्याएं होंगी उसको, जॉब फ्रंट से समस्याएं होंगी। आफ्टर रिलेशनशिप में समस्याएं आती हैं, आफ्टर मैरिज लाइफ में समस्याएं देखने को मिलती हैं अगर ये राहु मैलेफिक है तो, अगर ये राहु आपके लिए अशुभ है तो। और अगर ये राहु आपके लिए शुभ है तो जॉब सिक्योरिटी, आफ्टर मैरिज लाइफ, आफ्टर रिलेशनशिप बहुत ईजी आपके लिए बना देगा। सो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू द पर्सन कैसे वो इस राहु को शुभ या अशुभ देखता है, कैसे वो इस राहु को एक बेनिफिक और एक मैलेफिक राहु के रूप में फिगर आउट करने की कोशिश करता है। अगर राहु एक बेनिफिक प्लैनेट बन के निकलेगा तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को आपकी स्ट्रेंथ बना देगा, विल मेक इट योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ आ गई है। और अगर यही राहु बेनिफिक की जगह मैलेफिक हो गया तो अष्टम भाव का राहु दिन रात पढ़ाई करता रहेगा, गहरी रिसर्च करता रहेगा, डिफरेंट कामों को ट्राई करता रहेगा, जॉब सिक्योरिटी और जॉब सस्टेनेबिलिटी में बड़ा परेशान हो जाएगा। पर्सन विल फिगर आउट कि भाई आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिटल लाइफ जो है उसमें एक चैलेंज है, उस चैलेंज का बेसिक रीज़न इज़ द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कहीं ना कहीं डोमिनेंट बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के बाहर निकल। राहु इन द 9th हाउस। गाइस, राहु और जुपिटर का संबंध किस तरह से चार्ट के अंदर वर्कआउट करता है? राहु और जुपिटर का संबंध जुपिटर के कारकत्वों को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करता है। और जुपिटर के कारकत्व में गुरु भी हैं, फादर भी हैं, ग्रैंडफादर भी हैं। आपकी समाज के साथ ट्यूनिंग जो है वो जुपिटर से ही निर्धारित होती है। जब भी राहु का जुपिटर के साथ कोई भी संबंध बनता है बर्थ चार्ट के अंदर तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लोगे आप एक बार देखोगे अपने फादर की तरफ, अपने ग्रैंडफादर की तरफ, अपने पैटर्नल लाइनेज की तरफ कि मैं सही तरफ चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि राहु एक छाया प्लैनेट है, शैडो का प्लैनेट है। जिस भी हाउस में होता है उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। और 9th हाउस जो है वो सेकंड मैरिज के लिए भी देखा जाता है। तो समटाइम राहु की 9th हाउस के अंदर पोजीशन भी सेकंड विवाह, सेकंड रिलेशनशिप के लिए होती है। ये इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई आपका रिलेशन जो है वो प्री मैच्योर टाइप का रहा होगा, जिसमें या तो छल हुआ है, चीटिंग रही है, कुछ छुपा हुआ रहा है और एकदम से वो फेल करा है। 9th हाउस गुरु हैं, फादर हैं, तो ये पर्सनालिटीज स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती हैं। और आप प्रेडिक्शन पॉइंट में सीधा कह सकते हो कि यार आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने कुछ ऐसा करा है अपनी लाइफ के अंदर जिससे कि उन्होंने अपना जो कनेक्शन है अपनी बड़ी फैमिली के साथ काट लिया है, स्पॉइल कर लिया है, कट कर लिया है। जैसे कि कोई नया गुरु बना लिया हो उनने, या फिर पहले सब एक साथ रहते हों और आपके ग्रैंडफादर या फादर जो है वो कहीं बाहर आके उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। ये हो सकता है 9th हाउस के राहु की वजह से। यहाँ पर गुरु के टुवर्ड पर्सन की अप्रोच थोड़ी अलग सी होती है। फॉरेन ट्रैवल के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है, मटेरियल प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी अलाइनमेंट है, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है प्लैनेट राहु का 9th हाउस के साथ किसी भी तरह का संबंध होना। लेकिन जब बात आती है टीचर की, गुरु की, तो थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि राहु और गुरु का संबंध जो है वो गुरु की तरफ से आपके टुवर्ड जो ध्यान आना चाहिए, जो प्रेम आना चाहिए, जो आकर्षण आना चाहिए, उसे थोड़ा स्टॉप कर देता है। उसे ऐसा कर देता है कि पर्सन को या तो अपने गुरु पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं होता या गुरु को अपने शिष्य के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं होता। तो कई बार एजुकेशन में ब्रेक देना, या फिर जब आपका एजुकेशन का टाइम होता है उस समय कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट देता है कि यार एकदम से हो गया, कुछ एकदम से हुआ था जिसने पूरी लाइफ को ही चेंज करके रख दिया। अब बात आती है कि ये राहु अपनी स्ट्रेंथ को रखता कहाँ पे है? कोई 10th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस, किस हाउस में रखता है राहु अपनी स्ट्रेंथ को? बैठा तो आपका 9वें भाव में है। एक सामान्य इंसान के लिए तो राहु 9th हाउस में है, बट एक प्रो एस्ट्रोलॉजर के लिए ये राहु जो है वो 11th हाउस की तरफ बैठा हुआ है, उसके रिजल्ट निकाल के ला रहा है। आपको पता है राहु जहाँ भी होता है उससे अपने तीसरे हाउस में वो अपनी पावर को रखता है। सो 9वें भाव से तीसरा हाउस कौन सा होगा? 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? एसेट्स का हाउस है। तो 9th हाउस का राहु अगर बहुत अच्छा चल रहा है, शुभ है, तो ये राहु आपको आपके परिवार से एसेट ला के देगा, संपत्ति ला के देगा। ये राहु आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल बना के देगा, एक बड़ा फ्रेंड सर्कल आपको बना के देगा। एक आपके फ्रेंड सर्कल में आपको गुरु की पोजीशन पे बना देगा। हर इंसान आपसे पूछेगा भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस हैपन्स विद दिस राहु, अगर ये फेवरेबल हो तो। और अगर यही राहु अनफेवरेबल हो गया तो ये आपके एसेट्स को डाउन कर देगा। आपको लगेगा यार परिवार से संपत्ति नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला, मुझे फॉरेन ट्रैवल करनी थी, मेरी अप्रोच थोड़ी नहीं थी, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का पर्सन था, बट वो मुझे नहीं मिल पाई सफलताएं जस्ट कॉज ऑफ द 11th हाउस। मेरे साथ बैंक सिस्टम के अंदर चीटिंग हुई। आपने बहुत केस सिनेरियोज देखे होंगे जहां पर सहारा चीट फंड या फिर वेस्ट बंगाल में चीट फंड्स एंड ऑल बहुत काफ़ी रहे, शारदा चीट फंड रहा। तो ये सारे जो चीट फंड्स होते हैं ये भी 11th हाउस से कई बार आ जाते हैं। तो अगर राहु शुभ चल रहा है
11th हाउस में कोई दिक्कत नहीं, और अगर दिक्कत में है तो 11th हाउस बड़ा परेशान है। और ये आपके फादर के साथ भी है, ग्रैंडफादर के साथ भी है कि उनका पैसा स्टक कहीं रह जाता है। फ्रेंड सर्कल में अगर उनको बहुत ट्रीट किया जाता है अच्छी तरह से, दिस राहु इज़ वर्किंग वेरी फाइन, बट अगर उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करा जाता है तो ये राहु जो है प्रॉब्लम्स का कारण है। उनको अपने नेम पे, उनके नेम पे एसेट्स नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उनको समस्याएं आएंगी। समस्याएं कैसे आएंगी? राहु आपका अच्छा नहीं है तो आप वो अपने एसेट को बचा नहीं पाओगे। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, फैमिली ने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी जब बेचने की तरफ गए तो उनको पता लगा यहाँ कोई प्लॉट था ही नहीं कभी। ये कर सकता है यही राहु, अच्छा है और बुरा है। कैसा है ये आपको देखना होगा, जज करना होगा। अगर हम बात करें राहु इन द 10th हाउस की, तो 10th हाउस गाइस आपके व्यवसाय को दिखाता है, आपके प्रोफेशन को दिखाता है, आपके कर्मों को दिखाता है। ये थोड़ा अपर वाइब्रेशन के ऊपर चलने वाला हाउस है। इसकी एनर्जीज बहुत अलग तरीके से बाहर निकलती हैं। जीव कारक में ये फादर को इंडिकेट करता है, और ये निष्काम कर्म का हाउस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर ओरिएंटेड कर्मास को नहीं करते। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डिज़ायर रुकती नहीं है, तो राहु और 10th हाउस का एक बेसिक विरोध दिखाई देता है कि भाई राहु चाहता है कि उसकी डिज़ायर कंप्लीट हो, 10th हाउस कहता है कि सेल्फलेस सर्विस करो। तो ऐसे लोगों के जीवन में ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं क्या हमें उसका चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस करें या खुद के बारे में सोचें। पर्सन एट अ मैच्योर एज तक तो यही नहीं समझ पाता कि मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए या बस सोसाइटी के ही बारे में मैं दिन भर सोचता रहूं। इसी ट्रैप के अंदर वो आके फंस जाता है। और अगर कोई ऐसा है जो इस ट्रैप के अंदर नहीं है तो ये 10th हाउस का राहु आपको बहुत बड़े गेन्स दे सकता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो 12th हाउस विदेश के साथ सीधा कनेक्टेड होता है। भाई जब भी आप राहु के बारे में सोचते हो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? विदेश आता है, विदेशी लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चर आता है। और मैंने आपको बताया है कि राहु जहाँ पे बैठा होगा वहाँ से तीसरे हाउस में अपनी पावर को रखेगा। 10th हाउस में बैठा राहु 12th हाउस में अपनी पावर को रखता है, 10th से 3 आगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि विदेश से पर्सन का कनेक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन के निकल सकता है। हो सकता है ऐसे हो कि इस पर्सन को विदेश में जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हों अगर ये राहु आपके लिए फेवरेबल है तो। आपके फादर को 12th हाउस से बहुत सपोर्ट आएगा। आपके फादर को जो है नाना नानी पक्ष जो है, मदर की फैमिली जो है, उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके फादर को अध्यात्म का ज्ञान आराम से करा देगा ये। आपके फादर सॉल्यूशन बेस्ड या सॉल्यूशन से रिलेटेड किसी प्रोग्राम के अंदर होंगे, मतलब जिसमें वो समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। कोई ऐसी जॉब है उनकी जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। हेल्थ साइड पे लेके जा सकता है, हीलिंग साइड पे लेके जा सकता है फादर को। और यही राहु जो है आपके 12th हाउस से कॉज कनेक्ट कर रहा है, आपको एमएनसीज में, कंपनीज में जॉब दिला सकता है। बिजनेस के लिए वन ऑफ द रिफाइंड अलाइनमेंट है राहु इन द 10th हाउस, क्योंकि राहु अपनी स्ट्रेंथ को रखता तो अपने से 3rd हाउस में है। जहाँ वो बैठता है वहाँ अपनी पावर को नहीं रखता, वहाँ के तो वो ट्रेड्स दिखाता रहता है, उस हाउस को तो इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो आपके चार्ट में राहु ने इनडायरेक्टली 10th हाउस और 12th हाउस को कनेक्ट कर रखा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है? फादर के लाइफ के इवेंट मैंने आपको बताया कि कुछ वहाँ ऐसा हो सकता है, और आपकी लाइफ के लिए बेस्ट है कि आप 10th हाउस 12th हाउस को जोड़ते चले जाओ। हेल्थ सेक्टर, हीलिंग सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस का सेक्टर, किसी भी तरह का स्टार्टअप आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा अगर ये राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कैसे आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे फादर को कितना सपोर्ट आया है अपने आपके मदर की फैमिली की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, कितना सपोर्ट उन्होंने वहाँ से देखा है। अगर बहुत सपोर्ट रहा है तो डेफिनेटली ये राहु आपको सपोर्ट करेगा, और नहीं रहा है तो ये राहु चैलेंजेस, स्ट्रगल्स को निकाल के ला सकता है। कम्स टू प्रोफेशन लाइफ, कम्स टू वर्क लाइफ। तो आपको देखना होगा कि इज दिस राहु सपोर्टिव फॉर मी। अगर सपोर्टिव है 12th हाउस आपके लिए आपके भाग्य की चाबी है। आप जैसे ही उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे लाइफ में मेजर इवेंट होंगे व्हेन कम्स टू द 12th हाउस। विदेश यात्राएं रह सकती हैं, फॉरेन सेटलमेंट रह सकता है, एमएनसी कंपनी से नौकरी रह सकती है, कॉर्पोरेट की जॉब रह सकती है, बिजनेस की तरफ पर्सन आराम से जा सकता है, और कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशंस, उसको बहुत पॉजिटिव कार्मिक रिलेशंस मिल सकते हैं। तो आपने देखा राहु इन द 10th, जो हम एक विपरीत अप्रोच लगा रहे थे कि भाई थोड़ी इनकी एनर्जीज नहीं कंबाइन हो पा रही है, एकदम से वो चेंज हो गया सिनेरियो। जैसे ही आपने राहु की रियल स्ट्रेंथ को देखा कि वो तो 12th हाउस से आ रही है। सो दिस इज़ फॉर राहु इन द 10th। अगर राहु इन द 11th की हम बात करें कि राहु 11th में कैसे वर्क करता है, गाइस हाउस 11th हाउस का राहु आपको एसेट के मैटर्स में, सोशल मीडिया के मैटर्स में, डिजिटल मार्केटिंग के मैटर्स में एक अलग ही अप्रोच दे देता है। वो आपसे कहता है कि ये सारे काम जो है तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी मेन वर्क है, तुम्हें इन्हीं की तरफ रहना चाहिए। जितना इनकी तरफ रहोगे उतना पैसा, फेम, नेम, सक्सेस तुम्हें मिलती रहेगी। फ्रेंड सर्कल में आपकी एक अलग ही अप्रोच बना के दे देगा। फ्रेंड सर्कल ऐसे हो सकता है कि पूरा फ्रेंड सर्कल ही आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है, मीन्स उन लोगों की अप्रोच जो है वो थोड़ी अनकन्वेंशनल है। वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं बिजनेस में, स्टार्टअप्स के अंदर, लेकिन पिक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आपको पता है राहु इन द 11th, हम कहते हैं कि राहु 11th है, उसका मूल स्वामी है, मूल अधिपति है। राहु एक्वेरियस का मूल अधिपति है जो कि 11th हाउस में आती है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि एक्वेरियस में बैठा हुआ राहु, 11th हाउस में बैठा हुआ राहु अपने से तीसरे हाउस आगे अपनी स्ट्रेंथ को रखता है, जो कि लगन है। लगन मतलब व्यक्ति का शरीर, उसका सर, उसका हेड लगन में होता है, उसकी थिंकिंग लगन में होती है। तो इसीलिए राहु 11th हाउस का मूल अधिपति बनता है, क्योंकि वो 3 हाउस आगे अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को लगा के बैठा है, जो व्यक्ति का सर है, हेड है, उसका मुकुट है। इसलिए राहु यहाँ पे अच्छा वर्कआउट करता है, क्योंकि राहु की अप्रोच क्या होती है कि यार इसके सर पे जाके बैठ जाना है, मुझे इसके हेड को मुझे कंट्रोल में ले लेना है। जब आपका राहु 11th हाउस में बैठा है तो एक सामान्य इंसान के लिए तो वो 11th हाउस तक ही लिमिटेड है, बट राहु की रियल स्ट्रेंथ तो आपकी लगन के अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है। तो 11th हाउस का राहु एसेट आपको बना के दे सकता है, फ्रेंड सर्कल में आपको लाइमलाइट में रख सकता है, सोशल मीडिया पे आपकी एक अलग ही प्रेजेंस दिखाई देगी, नेम फेम सक्सेस आपको दे सकता है, लेकिन सपोर्ट बाहर से नहीं देगा। वो आपसे कहेगा कि जो भी तुम्हें करना है ना वो तुम अपनी लगन से करो, अपनी बॉडी के दम पे करो, अपने शरीर के दम पे करो। तो एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ है, बट उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो लुक में ऐसा नहीं दिखाई देता है, उसका चार्म इस तरह से नहीं जाता, तो ये राहु बहुत वर्कआउट नहीं कर पाएगा। राहु की बेसिक डिमांड है, द बेसिक डिमांड ऑफ राहु इज़ द बॉडी, कि आपको अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी को अपने कंट्रोल में रखना है, द लगन को अपने कंट्रोल में रखना है। तो हेल्थ के इश्यूज़ दे सकता है, अगर ये मैलेफिक हो गया तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ दे देगा, जिसमें आपका सारा पैसा लग जाएगा। अगर ये मैलेफिक हो गया तो एकदम से आपकी बॉडी में कुछ ऐसा करा देगा ये, जिससे कि आपका पैसा, एसेट्स जो है वहीं पे वेस्ट हो जाते हैं। अगर ये मैलेफिक हो गया तो आपकी लगन को हर्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देगा, आपके फ्रेंड सर्कल इतने बड़े कर देगा कि यार इनके पास इतना पैसा है, यार मेरी तो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया इनके सामने। अगर ये मैलेफिक है तो ये सारे काम होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो उपाय करना शुरू कर दीजिए फॉर प्लैनेट राहु। राहु की रेमेडीज़ करिए, राहु के दान करिए। और अगर ये राहु बेनिफिक है तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल आपकी बॉडी से हमेशा प्रभावित रहेगा, आपके प्रेजेंस से हमेशा प्रभावित रहेगा। आप अपनी बॉडी के दम पे, कई होते हैं लोग फैमिली के दम पे, दोस्तों के दम पे सक्सेस प्राप्त करते हैं, बट यहाँ पे पर्सन जातक जो है अपनी ही बॉडी के दम पे सफलता प्राप्त कर सकता है, मॉडलिंग में जा सकता है। कोई भी काम वो करेगा, अगर वो अपनी बॉडी को वहाँ पे शो करता है, शोकेस करता है, तो डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगी। जैसे कॉर्पोरेट जॉब हो गई, आप कंप्यूटर के बिहाइंड काम कर रहे हो और आप लोगों से डील कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी जब आप लोगों के सामने बैठे हुए हो। अच्छे खासे ब्रोकर्स आपको देखने को मिलेंगे, राहु इन द 11th हाउस। वो जैसे ही जाके किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, सारा फोकस ही उन पे चला जाता है। अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहु 11th हाउस में है, इन्फ्लुएंसर बना देगा। और वो कैसा बनाएगा कि आपकी बॉडी, आप जाते हो स्टेडियम पे खड़े होते हो और आपकी एक अलग ही अप्रोच निकल के आती है, एक अलग ही प्रेजेंस होता है आपका वहाँ पे। ये करता है राहु। तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कभी 11th हाउस में होती ही नहीं है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ 3 हाउस आगे होती है। अगर वो मैलेफिक हो गया तो सारा पैसा, सारा सब कुछ 11th हाउस जो है वो वेस्ट करा देगा लगन बॉडी के ऊपर। और अगर वो शुभ हो गया तो आपकी बॉडी से आप इतना पैसा जनरेट करोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दिस इज़ विद राहु। अगर हम 12th हाउस की बात करें कि राहु इज़ इन द 12th हाउस, गाइस 12th हाउस का राहु कैसा आपको लगेगा? राहु मीन्स एक्सपेंशन, 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन। तो अब इसका इज़ द लिमिट, ये 12th हाउस के राहु की अप्रोच है। जो चाहूँ प्राप्त कर लूँ, विदेश यात्रा कर सकते हो, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल, कहीं भी बिजनेस स्टार्टअप डालना बिल्कुल आराम से संभव है जी, क्योंकि आपके 12th हाउस के अंदर राहु, जो कि माया का मूल प्लैनेट है, वो बैठा हुआ है, मायाधिपति वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि क्या ये राहु 12th हाउस में हमेशा फेवरेबल होगा? या तो मैं पैसा कमाऊंगा, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, या मेरा एक्सपेंडिचर बहुत हैवी रहेगा। कैसे इसे समझा जाए? गाइस समझने का बहुत सिंपल तरीका है। एक सामान्य इंसान के लिए तो दिस राहु इज इन द 12th हाउस, बट एक प्रो पर्सन के लिए दिस राहु इज नॉट इन द 12th हाउस, दिस राहु इज एक्चुअली इन द 2nd हाउस। क्योंकि राहु जहाँ होता है वहाँ से वो 3 हाउस आगे अपनी स्ट्रेंथ रखता है। 12th से काउंट करोगे तो 2nd में अपनी स्ट्रेंथ रखता है। तो अगर ये राहु शुभ है तो डेफिनेटली आपके परिवार को, आपकी बड़ी फैमिली को विदेश से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे हो सकता है, मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें पर्सन विदेश में रहता है, पैसा कमा के लेके आता है और पॉलिटिक्स में चला जाता है, या फिर उसको 12th हाउस से, मतलब बिजनेस के वर्क से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, टेक्सटाइल के काम से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा फैमिली को। अगर राहु आपके लिए शुभ काम कर रहा है तो ये आपकी फैमिली को फ़ायदा देगा ही देगा। और अगर ये अशुभ हो गया तो क्या करेगा? ये आपको सारा आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस रॉन्ग चीज़ों की तरफ कराने जाएगा, आपका नहीं, आपके परिवार का, योर फैमिली। एंड यू विल फील कि यार जब मुझे पैसा चाहिए था कुछ करने के लिए तो फैमिली की तरफ वो पैसा था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग एक्सपेंडिचर्स कर डाले, रॉन्ग एक्सपेंसेस कर डाले। ये राहु ने उनसे कराया था, क्योंकि राहु वहाँ पे मैलेफिक हो गया था। तो राहु इफ़ बेनिफिक 2nd हाउस को अच्छे रिजल्ट देगा। राहु इफ़ मैलेफिक 2nd हाउस को पॉल्यूट करके रख देगा, परेशान करके रख देगा, डिस्टर्ब करके रख देगा।
ये होता है राहु के साथ। तो लोग कई बार पूछते हैं कि भाई राहु मेरा 12th हाउस में है, मुझे क्यों इतना एक्सपेंशन नहीं मिला, क्यों मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के काम नहीं कर पाया। उसके पास आइडियाज़ थे, थॉट प्रोसेस उसका बिल्कुल ठीक था। दिक्कत कहाँ पे आई कि जब उसको सपोर्ट चाहिए था तो फैमिली ने पहले ही रॉन्ग डिसीजंस में चीज़ों को लगा दिया, तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। दिस इज़ द सैड स्टोरी अबाउट राहु इन द 12th हाउस, कि ये यहाँ पे परेशानियाँ दे देता है, समस्याएं दे देता है। तो राहु जहाँ पे भी बैठा होता है अपने से 3rd हाउस आगे अपनी स्ट्रेंथ को डाल के रखता है। वो बताता है कि अगर मेरे से 3रे हाउस में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और अगर मेरे से 3रे हाउस में अच्छा नहीं है तो मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है। फिर वो बस ऐसा होता है जैसे दिखाई देता है ना कि हाथी के दांत हैं, दिखने के अलग और खाने के अलग। तो वही है राहु, दिखने वाले दांत जहाँ पे वो बैठा हुआ है, खाने वाले दांत जहाँ से 3रा हाउस लगता है 3rd हाउस आगे। सो दिस इज़ फॉर राहु इन द 12th हाउस गाइज। थोड़ा और इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कनेक्ट बनाए रखिए, कंटेंट अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेप देने की कोशिश करिए हमारे चैनल को, जिससे हमको पता लगे कि हमें किस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है, क्या आपको है जो पसंद आ रहा है, और उसी को हम बनाने की पूरी कोशिश करें।